नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम ऑन रिकॉर्ड में। और इस प्रोग्राम के जरिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं देश के बड़े न्यूज़ मेकर्स के साथ। इस हफ्ते आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में जब से धारा 370 हटाया गया है उसको 1 साल पूरा हो गया है और अब देखने का वक्त ये है कि अब कश्मीर में क्या कुछ बदला है और आगे की क्या रणनीति होगी और वहाँ के जो ग्राउंड पर हालात हैं वो कैसे हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ रही हैं, अनुराधा भसीन। जी हाँ, कश्मीर की एक बहुत प्रोमिनेंट आवाज़ हैं, कमेंटेटर हैं और साथ में वो एग्जीक्यूटिव एडिटर है कश्मीर टाइम्स की। तो अनुराधा भसीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। थैंक यू। अनुराधा, मेरा जो पहला सवाल है आपसे कि लोग इस समय कश्मीर की जो हालात है उसको वो 1 साल के परिप्रेक्ष्य में ही देख रहे हैं कि 1 साल बाद कितनी चीज़ें बदली हैं कश्मीर में। वाकई में क्या आपको कुछ ऐसा चेंज नज़र आ रहा है? देखिए, 1 साल की बात करें यहाँ कश्मीर तो काफी सालों से एक मुद्दा चला आ रहा है, लेकिन पिछले 1 साल की बात अगर हम करें तो तब्दीली ये हुई है कि बद से बदतर हो गया है। एक माहौल जो होता था, कुछ डेमोक्रेटिक स्पेस जो अवेलेबल थी वो भी खत्म हो गई है। कुछ बोलने की आज़ादी नहीं है। एक रिस्ट्रिक्शंस और पाबंदियां इतनी ज़्यादा रही हैं, चाहे वो फिजिकल पाबंदियां हों या कम्युनिकेशन को लेकर, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी पे बहुत नेगेटिव एक असर हुआ है। चाहे आप एजुकेशन को ले लें, आप हेल्थ को ले लें, आप सियासत को ले लें, आप बिजनेस को ले लें, हर एक पहलू पे जिंदगी के एक असर हुआ है। और जब इतने आप बंद माहौल में रहेंगे तो ज्यादातर तो असर वो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अनुराधा, जो सरकार जिस चीज़ को प्रोजेक्ट कर रही है कि देखिए बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वहाँ पर आ गए हैं, मिलिटेंसी कम हो गई है, ये सारे बड़े बड़े लैंडमार्क्स हैं जो सरकार गिनाने की कोशिश कर रही है, तो सच्चाई क्या है? आप वहाँ पर ज़मीन पर काम कर रही हैं, आपको क्या डिफ़िकल्टी, आपको क्या वाकई में लगता है कि विकास की जो यात्रा, जिस विकास की यात्रा की बात बीजेपी सरकार कर रही थी, क्या उसका थोड़ा भी अंश आज कश्मीर में पहुंचा है अगर उसको साल भर बाद देखें तो? देखिए, सबसे पहली चीज तो विकास जो है उसको किस तरह से नापा जा रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि विकास बिल्कुल था नहीं। बहुत सारे जो स्टेट्स हैं हिंदुस्तान के, उनसे कहीं बेहतर डेवलपमेंट इंडेक्सेस थे जम्मू कश्मीर के। और दूसरी चीज होती है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जो हम बात करते हैं, जो मॉडल होता है, वो भी जम्मू कश्मीर का बाकी राज्यों से कहीं बेहतर था। क्योंकि यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स आए थे जिसकी वजह से एक डिस्पैरिटीज जो है, जो भेदभाव है इकोनॉमिक, और उसी के साथ जुड़ा होता है सोशल भी, तो कहीं ना कहीं किसी एक्सटेंट तक उसमें वो उतने ज्यादा वाइड नहीं थे। अब जब 1 साल में जो हुआ है, आप देख लीजिए, आप बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स लाने की नए नए, उसमें से कई जो प्रोजेक्ट्स का वो जिक्र करते हैं, जैसे रेलवेज है या पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये तो पहले से चले आ रहे थे, ये कोई नए नहीं हैं। और इनको लाने के लिए धारा 370 का गिराना भी जरूरी नहीं था। ये तो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स पहले भी होते थे, अब भी अगर आ रहे हैं, उन पे काम कितना चल रहा है ये भी एक देखने की बात है। जो फाइलों में है और जो ग्राउंड पे है उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। और जो आज की डेट में अगर आप देखें, कश्मीर में ही बिजनेस के जो लॉसेस हैं, जो कई बिजनेस आर्थिक जो संस्थाएं, जो उनका कहना है कि 40,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान अभी तक सिर्फ कश्मीर की वादी में हो चुका है। उतना उतना नहीं तो उससे आधा कम से कम जम्मू रीजन में हुआ है, क्योंकि जो बिजनेस है जम्मू और कश्मीर के क्षेत्रों का, ये इंटरडिपेंडेंट रहा है कई सालों से। लद्दाख में भी उस तरह से टूरिज्म जैसे बिल्कुल ठप हो गया है। 1 साल से लद्दाख की इकोनॉमी उस पे चलती है, या और जो बिजनेस बिल्कुल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उस तरह से चल नहीं रहे हैं। पहले तो एक लॉकडाउन की वजह से
कोई काम नहीं हो रहा था, जो अपग्रेडेशन होती है रूटीन में, हेल्थ सर्विसेज की, एजुकेशन सेक्टर की, वो सब कुछ तकरीबन तकरीबन ठप है। लेकिन अनुराधा, जो एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि बिजनेस शटडाउन बिल्कुल ऑलमोस्ट हो चुका है और कोरोना ने बिल्कुल जिसे कहें कि जो चीज़ें जो बची खुची थी वो भी ख़त्म कर दी है, लेकिन स्कूली बच्चों की जो एजुकेशन है उसके बारे में कोई भी मीडिया लिखता नहीं है कि आज ऑलमोस्ट साल भर होने को आया है, कश्मीर के बच्चों ने स्कूल और क्लासरूम्स का चेहरा नहीं देखा है। कितनी भयावह स्थिति अगर मैं स्कूल एजुकेशन की बात करूँ तो। बहुत ही भयानक है, क्योंकि जो चीजें, दो चीजें होती हैं ऐसी, एनवायरनमेंट और एजुकेशन, जो इरिवर्सिबल हो जाते हैं प्रोसेस, जो जहां पे रुक जाए या डैमेज हो जाए, ये चीजें बहुत खतरनाक होती हैं, किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत डैमेजिंग होती हैं और उनको पीछे की तरफ धकेलती हैं। जैसे एजुकेशन को ही अगर आप ले लें तो स्कूल के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं, वो ठीक से पढ़ाई पिछले साल से नहीं हो पाई है, खास तौर से कश्मीर में, जम्मू के कुछ जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर स्कूल बिल्कुल ठप थे। कश्मीर में फरवरी में के लास्ट वीक में वो खुलते हैं और उसके बाद कोविड लॉकडाउन शुरू हो जाता है 3 हफ्ते बाद। तो एक बहुत बड़ा गैप रह गया है एजुकेशन में। या तो कुछ स्कूल्स ने जैसे मास प्रमोशंस कर दी, तो मास प्रमोशंस जो हुई, चले 1 साल उनका बच जाता है उन बच्चों का, लेकिन लर्निंग प्रोसेस तो रुक गया, नॉलेज में कमी आ गई। ये चीजें हैं। और अब जो पढ़ाई चल रही है पिछले 5 महीनों से, पूरे देश भर में इसी तरह का एक माहौल है और वो कोविड पैंडेमिक की वजह से है। लेकिन बाकी जगह पे कहीं ना कहीं, हालांकि भेदभाव उसमें भी है क्योंकि इंटरनेट एक्सेस तो सबके पास नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर बिल्कुल, पाते लेकिन हैं ये प्रॉब्लम तो पूरे देश में ही है। लेकिन जो डिजिटल डिवाइड आप जिसकी बात कर रही हैं, ये तो पूरे देश में ही है कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं जी कि उनके पास डिवाइड और एक तरह की बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट जो है, एक्सेस वो लिमिटेड है। आपका 2G पे चल रहा है अभी, 4G पे नहीं चल रहा है। और ज्यादातर जो हमारे सब्सक्राइबर्स हमारे देश में हैं, वो ब्रॉडबैंड फैसिलिटी नहीं उनके पास होती, वो मोबाइल इंटरनेट पे रिलाई करते हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने, अनुराधा, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 16 अगस्त के बाद हम ट्रायल बेसिस पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में 4G सर्विसेज को रिस्टोर करेंगे, तो उससे किस तरीके का सेंटिमेंट आपको नजर आ रहा है? कोई पॉजिटिविटी नजर आ रही है या लोग अभी भी सस्पिशन और स्केप्टिसिज्म से सारी चीजें देख रहे हैं? देखिए, सस्पिशन और स्केप्टिसिज्म तो होगा जब आप ये एक इंटरनेट कोई एक प्रिविलेज नहीं है, एक कोई बहुत बड़ी लग्जरी नहीं है, ये आज की डेट में एक अहम चीज है, एक फंडामेंटल राइट है, क्योंकि इसके साथ जुड़े हुए हैं सब क्षेत्र हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के, चाहे हमारी सोशलाइजिंग है और चाहे हमारा पढ़ाई है, हमारी इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, और जो भी प्रोफेशन है, हर प्रोफेशन में इसका इस्तेमाल होता है। पढ़ाई में इसका इस्तेमाल होता है, हेल्थ सेक्टर में इसका इस्तेमाल होता है। हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, तो उस डिजिटल इंडिया में जम्मू कश्मीर 1 साल पीछे चला गया, बिल्कुल कनेक्टेड नहीं रहा है, तो स्केप्टिसिज्म होगी। और आपने 1 साल में के बाद अगर आप देते भी हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप किस तरह से उसका हिसाब लेंगे? जो लाइव्स इंपैक्ट हुई हैं पिछले 1 साल में, जो लोग जॉबलेस हुए हैं इंटरनेट ना होने की वजह से, जिनकी नौकरियां गई, किन कईयों को एडमिशंस नहीं मिली, कुछ स्कॉलरशिप्स के लिए जा सकते थे वो नहीं जा पाए, उनकी जिंदगियां बदल गई हैं। लेकिन अनुराधा, जिस तरीके से इस समय मीडिया में स्टोरीज आ रही हैं कश्मीर की, बहुत ज़्यादा ग्राउंड सिचुएशन पर जो हालात है उसको लेकर मीडिया लिख नहीं रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया के कारण समझ में आ रहे हैं नेशनल मीडिया क्यों इतनी बातें नहीं कर रहा है, लेकिन आपके लिए एज एन एग्जीक्यूटिव एडिटर, हाउ डिफिकल्ट डू यू रियली फाइंड टू कवर स्टोरीज इन द वैली, और जो बहुत रिमोट इलाके हैं, कितना मुश्किल है कि रियल स्टोरीज लोगों के बीच में लेकर आना कि इस समय कश्मीर में वाकई में क्या हो रहा है?
देखिए, आपने सही कहा, ये मीडिया का सवाल जो आपने पूछा, ये सबसे ज्यादा अहम सवाल है, क्योंकि मीडिया के साथ हर क्षेत्र जुड़ा हुआ है। मीडिया जो है एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, और बीइंग अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वो एक जरिया होता है टू एम्पावर पीपल, क्योंकि वो लोगों की जबान बनता है। मीडिया का जो सही रोल है, वो सिर्फ सरकार है उनकी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करना नहीं होता। मीडिया का काम होता है सच दिखाना, जो अच्छे काम हो रहे हैं उनकी भी बात करे, जो गलत हो रहे हैं उनकी भी बात करे, और लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाए। तो वो एक जरिया होता है जो लोगों को एम्पावर करता है, लोगों को आवाज देता है। और जब आप मीडिया को, जब मीडिया पे असर ऐसा हो रहा है कि मीडिया खामोशी धारण किए हुए है, और उस इस वजह से, क्योंकि एक डर का माहौल बन गया हुआ है। वो डर इस वजह से है, पहले तो आपने जब 5 अगस्त 2019 को जब जो भी पॉलिटिकल फैसले लिए गए, उसके साथ साथ एक पूरी पाबंदी का माहौल बना हुआ था। यातायात बिल्कुल एकदम से ठप थे, जिसकी वजह से उनके कार्य में, मीडिया के लोगों के, जो पत्रकार जितने भी हैं, उनके कार्य में एक बाधा पड़ रही थी। वो कर नहीं पा रहे थे। ये उनके हथियार हैं, कम्युनिकेशन जो भी है, फोन है, इंटरनेट है। आपको कहीं अपनी खबर भेजनी है, कहीं से इंफॉर्मेशन लेनी है, कहीं से वेरीफाई करना है, उसके लिए एक इंटरनेट बहुत जरूरी चीज है। यहाँ तक कि फोन और लैंडलाइन फोन तक नहीं थे। तो शुरुआत तो यहाँ से हुई। उसके बाद एक मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर बना, जहां पे आपका जितना भी काम है वो अंडर सर्वेलेंस हो रहा है। वो गवर्नमेंट के कंप्यूटर्स हैं, वहां पे आपका जितना भी काम हो रहा है वो देखा भी जा रहा है। फोन अगर आप कहीं कर रहे हैं वो भी नोट हो रहा है। तो एक डर, एक मीडिया जब तक एक फ्री माहौल में नहीं ऑपरेट कर पाता, तो एक डर का माहौल क्रिएट हुआ। उसके बाद मीडिया के जितने भी पत्रकार, कोई अगर रिपोर्ट करता था जिससे कि सरकार जो नाखुश होती थी, तो उन रिपोर्टर्स को बुलाया जाता था पुलिस स्टेशंस में, और बार बार उनकी पूछताछ होती थी, जो कि बहुत ह्यूमिलिएटिंग भी है और एक डर के माहौल को और बढ़ाता है। और हाल ही में अभी एक मीडिया पॉलिसी बनी है, जिसके तहत कोई भी ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है जम्मू कश्मीर का, उसके जो आला अफसर हैं, वो डिसाइड करेंगे, वो फैसला लेंगे कि कौन सा कंटेंट जो मीडिया में आ रहा है वो फेक है, या कौन सा एंटी नेशनल है, या इस तरह की चीजें। और फिर ऐसे पत्रकारों पे क्रिमिनल चार्जेस भी प्रेस किए जाएंगे, या सोशल मीडिया को कोई यूज करता है उन पे भी। और 3 जो जर्नलिस्ट हैं उन पे केसेस, क्रिमिनल केसेस, चार्जेस उससे पहले ही लग चुके थे। हाल ही में एक और जर्नलिस्ट है काजी शिबली, उनको हिरासत में लिया गया। उनको पहले भी 2019 में हिरासत में लिया गया, 9 महीने के बाद छोड़ा, और अब फिर से हिरासत में लिया, क्योंकि अगर वो कुछ दर्शा रहे हैं तो उसमें वो सिक्योरिटी थ्रेट कैसे हो सकता है, वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए थ्रेट कैसे हो सकता है? उनके हाथ में तो कलम है, वो लिख रहे हैं। बिल्कुल, तो कलम अगर थ्रेट बन जाती है तो सरकार कैसे घेराव करती है, आप इस पूरी बात की जानकारी हमें दे रही हैं। लेकिन ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात थी कि जर्नलिस्ट आज खुलकर कश्मीर में ना कुछ लिख पा रहे हैं, ना कुछ बोल पा रहे हैं। आपने ही मुझे बताया कि रिपोर्टर्स जब फील्ड पे जाते हैं तो वो ठीक से रिपोर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जब वो बातचीत करते हैं तो उन पर सर्वेलेंस लगा है। लेकिन अगर मैं पॉलिटिकल प्रोसेस की शुरुआत की बात करूं कि एक तरीके का जो पॉलिटिकल प्रोसेस पोस्ट एब्रोगेशन आर्टिकल 370 शुरू हुआ है, उसे आप कैसे देखती हैं? बहुत सारी नई नई पार्टीज़ हैं, जैसे JNK अपनी पार्टी है, वो अब वहाँ पर पनप रही है। बीजेपी ने भी अपने पैर पसारने वहाँ पे शुरू किए हैं। PDP थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गई है। तो एक जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसकी शुरुआत आप कैसे देखती हैं? क्या वाकई में इस समय पॉलिटिकल प्रोसेस इज इट रियली एग्जिस्टिंग इन कश्मीर राइट नाउ? देखिए, प्रजातंत्र में जो भी सियासत है, जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस है, वो एक ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है। वो ग्रास रूट से शक्ल लेता है, वो लोगों से शक्ल लेता है, मतलब लोग उसके पीछे होने चाहिए। जब एक पॉलिटिकल प्रोसेस दिल्ली से थोपा जाता है
और नपा-तुला बोला जाता है। अगर आप नोट करें, बहुत सारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिक्स रही है, यहाँ पे कश्मीर सेंट्रिक रही है, उसकी कुछ वजूहात थी। आप कश्मीर की आज पॉलिटिक्स ले लें आज की डेट में, और उनका जो पिछले 70 साल में मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस का जो फोकस रहा था, वो स्पेशल स्टेटस को लेके रहा था, जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के का फोकस था, वो आज कहीं मिसिंग है। कोई भी उसकी बात नहीं कर रहा। क्या इसका मतलब है उनको आजादी नहीं है बोलने की? हम भी जब एज पत्रकार के तौर पे जब हम पॉलिटिशियंस से बात करते हैं, तो वो डरे क्यों हैं? वो बहुत सारी बातें जिस तरह से पहले खुल के बोलते थे, वो अब खुल के नहीं बोल रहे तो हैं। उसका वो बोलेंगे कारण नहीं क्या नहीं, इस है? बात को उसका रहने दीजिए। अनुराधा आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये जो बात आप कह रही हैं ये बिल्कुल प्रूफ के तौर पर ये बात सही है, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों में मैंने कश्मीर के एक नहीं बल्कि 4-5 बड़े दिग्गज नेताओं से बात किया, और चाहे वो उमर अब्दुल्ला के इंटरव्यू के लिए मैंने बात किया, इल्तिजा मुफ्ती से बात की, सज्जाद लोन, सैफुद्दीन सोज, ये जितने भी लीडर्स थे ये बहुत रिलक्टेंट थे मीडिया से बात करने में, जबकि ओकेजन बहुत ही राइट था कि इट वॉज the first anniversary of the abrogation of Article 370. They could have said so many things, but all of them were so reluctant. वो बिल्कुल बात ही नहीं करना चाह रहे थे। तो इस साइलेंस का, इस रिलक्टेंस का कारण आपको क्या लगता है? क्यों डरे हुए वो सब? देखिए, आप कारण आप खुद ही देख लीजिए। पिछले 1 साल में आपने पहले पूरी की पूरी जितनी तमाम लीडरशिप थी उनको आपने हिरासत में ले लिया, कुछ को जेलों में रखा, कुछ को हाउस अरेस्ट में रखा। फिर उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करते हैं। किसको रिलीज कर रहे हैं, किसी को नहीं रिलीज कर रहे हैं। एक नई पार्टी बनाई जाती है और बाकियों को आप या जेल में रख रहे हैं या आहिस्ता आहिस्ता उनको अपने घरों में, जो घर जो हैं वो सब जेल तब्दील हो गए हुए हैं। और आज भी कई लीडर जो हैं वो छोड़े नहीं गए हैं। उसकी क्या वजह है? तो ये सब चीजें, मतलब, और आप खुल के तो बोल नहीं सकते हैं। आप सैफुद्दीन सोज साहब का ही देखिए, पिछले कुछ दिनों पहले वो दीवार पे चढ़ रहे हैं, मतलब अपने मीडिया से बात करने के लिए, और ऑफिशियली कोई हाउस अरेस्ट नहीं है। जो भी चीज है, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही हैं, सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर सरकार पे लागू होता है। अगर वो रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड नहीं करते, हाउ डू दे एक्सपेक्ट पीपल टू अपहोल्ड रूल ऑफ लॉ? एक और बात जो सरकार कह रही थी जब धारा 370 हटाई जा रही थी कि उससे मिलिटेंसी में कमी आएगी, जो हिंसा की जो घटनाएं हैं उसमें कमी आएगी। क्या आपको लग रहा है? क्योंकि अगर मैं सीज फायर वायलेशंस देखूं तो वो तो पहले से ज़्यादा बढ़ गए। 2019 के अगर आप फिगर्स देखें तो उससे कहीं ज़्यादा सीज फायर वायलेशंस अभी हुए हैं। तो हालात क्या है वाकई में एलओसी पर? देखिए, एलओसी पे तो सीज फायर वायलेशंस आप खुद ही देख रहे हैं, 2014 से मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं और अभी भी जारी हैं। बल्कि 1 साल पहले हमारे पास एक ही फ्रंट था जो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पे, अब नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे देख लीजिए, अब एक चाइना भी आ गया है। और बातचीत हालांकि चल रही है, लेकिन एक चाइना जो है अपनी फौजें कुछ जगहों से नहीं, वो रजामंद नहीं है इस पे कि हम पूरी तरह से हट जाएं पीछे। तो ये एक बहुत खतरनाक चीज जो बॉर्डर्स पे उमड़ रही है, ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत खतरनाक हो सकता है। और उसके साथ ही आप टेररिज्म की अगर बात कर रहे हैं, आप आंकड़े देख लीजिए, आंकड़ों में कोई फर्क नहीं है, जैसा था वैसा है, बल्कि और बढ़ गया है। अगर आप एक आंकड़ा, आपने पहले आंकड़े की बात कुछ की सालों में, अनुराधा, एक आंकड़ा जो सरकार बार बार कहती है कि 40% डिक्लाइन हुआ है जो लोकल यूथ्स की जो रिक्रूटमेंट होती थी बाय द मिलिटेंट आउटफिट्स, उसमें कमी आई है 40% की। इसे आप कैसे देखेंगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। आप फिगर्स को आप हेर फेर कर लें तो लोकल रिक्रूटमेंट्स तो चल रही हैं। आप 2019 अगस्त 5 से देखें तो पहले 6 महीने में इतनी पाबंदियां थी, तो हो सकता है उस वजह से कमी आई। लेकिन आप पिछले 6 महीने में देख लीजिए, बहुत सारे जो ये लड़के जा रहे हैं, बंदूक पकड़ने के लिए राजी हैं, हालांकि बंदूकें नहीं हैं और पैसे नहीं हैं, उसके बावजूद वो जा रहे हैं। तो उनके ये चीज, काफी सारे केसेस ये रिपोर्ट नहीं हो रहे। पहले होता था वो बंदूक पकड़ते थे, उनकी फोटो सोशल मीडिया पे आ जाती थी, वो वहां से उनकी गिनती होती थी। बहुत सारे ये केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं।
कई केसेस में ऐसा हुआ है कि वो 2-3 दिन बाद या कुछ हफ्तों बाद बंदूक पकड़ने की मिलिटेंसी ज्वाइन करने के बाद वो एनकाउंटर्स में मारे जाते हैं और तभी घर वालों को पता चलता है कि ये इन्होंने मिलिटेंसी ज्वाइन कर ली थी। तो ये भी एक चीज हो रही है। दूसरा है, अगर आपका बॉर्डर्स पे कॉन्स्टेंटली तनाव बना हुआ है तो कभी भी, और ये हमेशा ये हिस्ट्री रही है जम्मू कश्मीर, क्योंकि कश्मीर का एक बहुत पुराना मुद्दा रहा है। तो जब भी यहाँ पर एक फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज हुई है, सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन और जो गुस्सा है वो बढ़ा है, उसका फायदा हमेशा से पाकिस्तान ने लिया है। और जब अगर पाकिस्तान इस तनाव का फायदा उठाना चाहे, वहां से इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा बढ़ सकती हैं, वहां से असला ज्यादा आ सकता है और एक बहुत खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकता है। लेकिन एक जो अजीब सा एक साइलेंस इस समय दिख रहा है, there's an eerie calm if I use the English phrase, what is happening in the valley, there's a complete silence। और इस शांति से थोड़ा डर भी लगता है कि क्या पता कभी कुछ ऐसा ना पनप जाए जो कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो क्या ये सिर्फ मुझे यहाँ दिल्ली में बैठ के लग रहा है या आपको भी ऐसी फीलिंग हो रही है? देखिए, बिल्कुल हो रही है। इस बात का हमें बड़ा हम एंक्शसली हम देख रहे हैं क्या हालात बन रहे हैं। और जब आप कंप्लीटली एक जो डेमोक्रेटिक स्पेस होती है उसको आप खत्म कर दें और लोग अपनी बातचीत अगर नहीं कर सकें, एक गुस्सा जो है वो बंद पड़ा है, बिल्कुल बॉटल्ड अप है, वो जब भी निकलेगा, वो निकलेगा तो जरूर, कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब भी, वो कभी ना कभी निकलेगा। तो लेकिन वो एक डिस्ट्रक्टिव शक्ल में निकलेगा। और इस बात का एक हम भी कुछ डरे हुए हैं यहाँ पे कि नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। लेकिन अनुराधा, आप जितने भी फैक्टर्स पे अभी हमने बातचीत की है पिछले कुछ मिनटों में कि विकास उस तरह से नहीं हो रहा है जैसा कि होना चाहिए था। बीजेपी ने ये वायदा किया कि हिंसा कम हो जाएगी, मिलिटेंसी कम हो जाएगी, वो भी हमने नहीं देखी। सोशल अगर इंडिसेस को आप देख लें तो ना तो हेल्थ इम्प्रूव किया, ना बाकी जो सोशल सेक्टर में जो इम्प्रूवमेंट देखना चाहिए था वो नहीं मिला है। यानी कि जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, वो क्या आज भी आप कहेंगी कि एक वो गलत प्रोसेस था? देखिए, जो भी इन्होंने सरकार ने कहा कि उसके हित में कहा कि इससे टेररिज्म खत्म हो जाएगा, इससे डेवलपमेंट बढ़ जाएगी, इससे इक्वालिटी एक आ जाएगी, उनमें से कोई भी तो चीज एक सही प्रूव नहीं हुई है। इक्वालिटी यहाँ पे आज इस लेवल की है कि यहाँ पे बिल्कुल ही सिविल लिबर्टीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं। मैंने आर्टिकल 370 का मेंशन इसलिए किया क्योंकि ओमर अब्दुल्ला ने जो अभी हाल में इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि अब वो इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे जब तक जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता। तो ये क्या ओमर अब्दुल्ला का कोई एक नया पॉलिटिकल कार्ड है या वो वाकई में ही इज जेन्युइनली थिंकिंग अबाउट दिस इशू? एक रिवर्जन ऑफ आर्टिकल 370 का जो पूरा, उसको कैसे देखेंगी कि are the political parties reversing their stand or they are playing a new political card? ये चीज समझ में थोड़ा कम आ रही है। ये देखिए, अभी तो कुछ ठोस तरह से कुछ कह नहीं सकते क्योंकि एक खुल के जितने भी राजनीति में लोग शामिल हैं वो बोल नहीं रहे हैं। लेकिन ये बात की कि वो सहमे हुए बोल रहे हैं, वो कुछ मुद्दों पे बोल रहे हैं, कुछ मुद्दों पे नहीं बोल रहे हैं, तो यही दर्शाता है कि चॉइस उनके पास अवेलेबल नहीं है बोलने की। वो आगे उनका फैसला क्या है, वो डर की वजह से नहीं बोल रहे हैं, वो सरेंडर करके बोल रहे हैं, जो भी चीज है, लेकिन वो चॉइस अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि चॉइसेस उनके पास शायद कम है, इसीलिए वो खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। कुछ इश्यूज पर बोलते हैं, कुछ इश्यूज पर नहीं बोल पाते। लेकिन जिस तरह से रातों रात मिस्टर मुर्मू ने रिजाइन किया और उसके बाद अब मनोज सिन्हा आए हैं, एंड मनोज सिन्हा क्लियरली इज अ पॉलिटिकल अपॉइंटी, एवरीबडी नोज दैट। फारूक अब्दुल्ला इज सीन टू बी वेरी क्लोज टू हिम। तो मनोज सिन्हा के आने के बाद मैं कुछ लोगों से बात कर रही थी कश्मीर में, उन्होंने कहा कि दे फील लेट डाउन विद द फैक्ट दैट नाउ मनोज सिन्हा हैज एंटर्ड इनटू द पॉलिटिकल स्पेस ऑफ कश्मीर। आपको भी क्या लगता है, और अगर नहीं तो आपको लगता है कि उनसे कोई उम्मीद इस समय नजर आ रही है कि आगे के 20 साल में वाकई में वो कोई रोड मैप कश्मीर के लिए दे पाएंगे?
देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब एक पूरा फाउंडेशन ही एक गलत बना है पिछले साल, और उसके बेसिस पे आप कह रहे हैं ये ठीक होगा यहाँ पे, और ठीक नहीं हो रहा है, यहाँ पे लोग बोल रहे हैं वो खुश नहीं है। यहाँ तक कि जम्मू में और लद्दाख के कुछ एरियाज में जहाँ पे लोग इनिशियली उन्होंने इसको वेलकम किया था कि आर्टिकल 370 हट गया, अब उनके उनके लिए बहुत कुछ आएगा, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी के बहुत सारे हिमायती थे, यहाँ पे अल्ट्रा नेशनलिस्ट भी लोग थे। तो आज की डेट में जैसे ही डोमिसाइल रूल आया, ये सब आया, और खुश नहीं है। उसके बाद अगर और आप जिस तरह के कदम उठाए गए हैं कि स्टेट से जितने भी पावर सेंटर्स थे, जो हर लेवल के, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, चाहे एक दूसरा पॉलिटिकल होता है, दूसरा सिविल सोसाइटी की स्पेस होती है, ये सब गायब है। और जितना पावर है वो सब नई दिल्ली से आ रहा है। तो नई दिल्ली का जो भी पॉइंट्समैन होएगा, वो ए होएगा, बी होएगा, सी होएगा, आप पॉलिटिकल लाएंगे, दिल्ली का ही पक्ष रखेगा, साइंटिफिक लाएंगे, आप कुछ भी लाएंगे, पावर जहां से आ रहा है, डिसीजन मेकिंग वहां से है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ के माहौल पे। जब तक आपके एक्शंस और जब तक आपकी इंटेंशंस जो हैं यहाँ के लोगों को इन्वॉल्व करने की नहीं है, तो तब तक मुझे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। So what you're saying that there is still a complete distrust, there is a sense of fear which prevails in Kashmir, और शायद मुझे लगता है कि जैसा कि अनुराधा आप कह रही हैं कि बहुत सारी चीज़ें और सारा डिसीजन मेकिंग इस समय दिल्ली से जा रहा है, तो दिल्ली को ही ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि कैसे कश्मीरियों का विश्वास जीते, और हम सिर्फ एक साल के परिप्रेक्ष्य में ना बात करके बल्कि हम आगे के 20 साल की बात करें तो शायद वो ज़्यादा बेहतर होगा। इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू अनुराधा भसीन, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू। तो ऑन रिकॉर्ड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर से आपके साथ मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। नमस्कार।